नमस्कार। मातृभारती पे आप सुन रहे हैं सादत हसन मंटो की बदनाम कहानियां। कहानी का शीर्षक है बादशाहत का खात्मा। टेलीफोन की घंटी बजी। मनमोहन पास ही बैठा था। उसने रिसीवर उठाया और कहा, हेलो 44457। दूसरी तरफ से पतली सी निस्वानी आवाज आई, सॉरी रॉन्ग नंबर। मनमोहन ने रिसीवर रख दिया और किताब पढ़ने में मशगूल हो गया। यह किताब वो तकरीबन 20 मर्तबा पढ़ चुका था। इसलिए नहीं कि इसमें कोई खास बात थी। दफ्तर में जो वीरान पड़ा था, एक सिर्फ यही किताब थी जिसके आखिरी औराक करम खुर्दा थे। एक हफ्ते से दफ्तर मनमोहन की तहवील में था, क्योंकि इसका मालिक, जो कि उसका दोस्त था, कुछ रुपया कर्ज लेने के लिए कहीं बाहर गया हुआ था। मनमोहन के पास चूंकि रहने के लिए कोई जगह नहीं थी, इसलिए फुटपाथ से आरिजी तौर पर वो इस दफ्तर में मुंतकिल हो गया था। और इस एक हफ्ते में वो दफ्तर की इकलौती किताब तकरीबन 20 मर्तबा पढ़ चुका था। दफ्तर में वो अकेला पड़ा रहता। नौकरी से उसे नफरत थी। अगर वो चाहता तो किसी भी फिल्म कंपनी में बतौर फिल्म डायरेक्टर के मुलाजिम हो सकता था, मगर वो गुलामी नहीं चाहता था। निहायती बेजरर और मुखलिस आदमी था। इसीलिए दोस्त यार उसके रोजाना अखराजात का बंदोबस्त कर देते थे। ये अखराजात बहुत ही कम थे। सुबह को चाय की प्याली और 2 टॉस, दोपहर को 2 फुलके और थोड़ा सा सालन, और सारे दिन में 1 पैकेट सिगरेट, और बस। मनमोहन का कोई अजीज या रिश्तेदार नहीं था। बेहद खामोशी पसंद थी। जफाकश था। कई कई दिन फाके से रह सकता था। इसके मुतालिक उसके दोस्त और तो कुछ नहीं, लेकिन इतना जानते थे कि वो बचपन ही से घर छोड़ छाड़ के निकल आया था और एक मुद्दत से बंबई के फुटपाथों पर आबाद था। जिंदगी में सिर्फ उसको एक ही चीज की हसरत थी, औरत की मोहब्बत की। अगर मुझे किसी औरत की मोहब्बत मिल गई तो मेरी सारी जिंदगी बदल जाएगी। दोस्त इससे कहते थे, तुम काम फिर भी ना करोगे? मनमोहन आ भरकर जवाब देता, काम? मैं मुजस्सम काम बन जाऊंगा। दोस्त उससे कहते, तो शुरू कर दो किसी से इश्क। मनमोहन जवाब देता, नहीं, मैं ऐसे इश्क का कायल नहीं जो मर्द की तरफ से शुरू हो। दोपहर के खाने का वक्त करीब आ रहा था। मनमोहन ने सामने दीवार पर क्लॉक की तरफ देखा। टेलीफोन की घंटी बजना शुरू हुई। उसने रिसीवर उठाया और कहा, हेलो 44457। दूसरी तरफ से पतली सी आवाज आई, 44457। मनमोहन ने जवाब दिया, जी हां। निस्वानी आवाज ने पूछा, आप कौन है? मनमोहन, फरमाइए। दूसरी तरफ से आवाज आई तो मनमोहन ने कहा, फरमाइए, किससे बात करना चाहती हैं आप? आवाज ने जवाब दिया, आपसे। मनमोहन ने जरा हैरत से पूछा, मुझसे? जी हां, आपसे। क्या आपको कोई एतराज है? मनमोहन सटपटा सा गया, जी? जी नहीं। आवाज मुस्कुराई, आपने अपना नाम मदन मोहन बताया था। जी नहीं, मनमोहन। मनमोहन। चंद लम्हात खामोशी में गुजर गए तो मनमोहन ने कहा, आप बातें करना चाहती थी मुझसे? आवाज आई, जी हां। तो कीजिए। थोड़े वक्फे के बाद आवाज आई, समझ में नहीं आता क्या बात करूं। आप ही शुरू कीजिए ना कोई बात। बहुत बेहतर। यह कहकर मनमोहन ने थोड़ी देर सोचा। नाम अपना बता चुका हूं। आरिजी तौर पर ठिकाना मेरा यह दफ्तर है। पहले फुटपाथ पर सोता था।
अब 1 हफ्ता से दफ्तर के बड़े मेज पर सोता हूं। आवाज मुस्कुराई। फुटपाथ पर आप मसरी लगाकर सोते थे? मनमोहन हंसा। इससे पहले कि मैं आपसे मजीद गुफ्तगू करूं, मैं ये बात वादे कर देना चाहता हूं कि मैंने कभी झूठ नहीं बोला। फुटपाथों पर सोते मुझे एक जमाना हो गया है। यह दफ्तर तकरीबन 1 हफ्ते से मेरे कब्जे में है। आजकल ऐश कर रहा हूं। आवाज मुस्कुराई। कैसे ऐश? मनमोहन ने जवाब दिया। एक किताब मिल गई थी यहां से। आखिरी औराक गुम है, लेकिन मैं इसे 20 मरतबा पढ़ चुका हूं। सालिम किताब कभी हाथ लगी तो मालूम होगा हीरो हीरोइन के इश्क का अंजाम क्या हुआ। आवाज हंसी। आप बड़े दिलचस्प आदमी हैं। मनमोहन ने तकल्लुफ से कहा, आपकी जर्रा नवाजी है। आवाज ने थोड़े तवक्कुफ के बाद पूछा, आपका शगल क्या है? शगल? मेरा मतलब है आप करते क्या है? क्या करता हूं? कुछ भी नहीं। एक बेकार इंसान क्या कर सकता है? सारा दिन आवारागर्दी करता हूं, रात को सो जाता हूं। आवाज ने पूछा, ये जिंदगी आपको अच्छी लगती है? मनमोहन सोचने लगा। ठहरिए, बात दरअसल ये है कि मैंने इस पर कभी गौर ही नहीं किया। अब आपने पूछा है तो मैं अपने आप से पूछ रहा हूं कि यह जिंदगी तुम्हें अच्छी लगती है या नहीं। कोई जवाब मिला? थोड़े वक्फे के बाद मनमोहन ने जवाब दिया, जी नहीं, लेकिन मेरा ख्याल है कि ऐसी जिंदगी मुझे अच्छी लगती ही होगी, जबकि एक अरसे से बसर कर रहा हूं। आवाज हंसी। मनमोहन ने कहा, आपकी हंसी बड़ी मुतरनीम है। आवाज शर्मा गई। शुक्रिया। और सिलसिले गुफ्तगू मनकते कर दिया। मनमोहन थोड़ी देर रिसीवर हाथ में लिए खड़ा रहा, फिर मुस्कुराकर उसे रख दिया और दफ्तर बंद करके चला गया। दूसरे रोज सुबह 8 बजे, जबकि मनमोहन दफ्तर के बड़े मेज पर सो रहा था, टेलीफोन की घंटी बजना शुरू हुई। जमाइया लेते हुए उसने रिसीवर उठाया और कहा, हेलो 44457। दूसरी तरफ से आवाज आई, आदाब अर्ज मनमोहन साहब। आदाब अर्ज। मनमोहन एकदम चौंका। ओह आप, आदाब अर्ज। तस्लीमात। आवाज आई, आप गालिबान सो रहे थे? जी हां, यहां आकर मेरी आदत कुछ बिगड़ रही है। वापस फुटपाथ पर गया तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। आवाज मुस्कुराई। क्यों? वहां सुबह 5 बजे से पहले उठना पड़ता है। आवाज हंसी। मनमोहन ने पूछा, कल आपने एकदम टेलीफोन बंद कर दिया? आवाज शर्माई। आपने मेरी हंसी की तारीफ क्यों की थी? मनमोहन ने कहा, लो साहब, यह भी अजीब बात कही आपने। कोई चीज जो खूबसूरत हो तो उसकी तारीफ नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल नहीं। यह शर्त आप मुझ पर आयद नहीं कर सकती। मैंने आज तक कोई शर्त अपने ऊपर आयद नहीं होने दी। आप हंसेंगी तो मैं जरूर तारीफ करूंगा। मैं टेलीफोन बंद कर दूंगी। बड़े शौक से। आपको मेरी नाराजगी का कोई ख्याल नहीं? मैं सबसे पहले अपने आप को नाराज करना नहीं चाहता। अगर मैं आपकी हंसी की तारीफ न करूं तो मेरा ज़ौक मुझसे नाराज हो जाएगा। यह ज़ौक मुझे बहुत अजीज है। थोड़ी देर खामोशी रही। इसके बाद दूसरी तरफ से आवाज आई, माफ कीजिएगा, मैं मुलाजिमा से कुछ कह रही थी। आपका ज़ौक आपको बहुत अजीज है। हाँ, ये तो बताइए, आपको शौक किस चीज का है? क्या मतलब? यानी कोई शगल, कोई काम? मेरा मतलब है आपको आता क्या है? मनमोहन हंसा। कोई काम नहीं आता। हाँ, फोटोग्राफी का थोड़ा सा शौक है। यह बहुत अच्छा शौक है। इसकी अच्छाई या बुराई का मैंने कभी नहीं सोचा। आवाज ने पूछा, कैमरा तो आपके पास बहुत अच्छा होगा? मनमोहन हंसा। मेरे पास अपना कोई कैमरा नहीं। दोस्त से मांग कर शौक पूरा कर लेता हूं। अगर मैंने कभी कुछ कमाया तो एक कैमरा है मेरी नजर में, वो खरीदूंगा। आवाज ने पूछा, कौन सा कैमरा? मनमोहन ने जवाब दिया, एक्स कटा रेफ्लेक्स कैमरा है।
मुझे बहुत पसंद है। थोड़ी देर खामोशी रही। इसके बाद आवाज आई। मैं कुछ सोच रही थी। क्या? आपने मेरा नाम पूछा, ना टेलीफोन नंबर दरियाफ्त किया। मुझे इसकी जरूरत ही महसूस नहीं हुई। क्यों? नाम आपका कुछ भी हो, क्या फर्क पड़ता है? आपको मेरा नंबर मालूम है, बस ठीक है। आप अगर चाहोगी तो मैं आपको टेलीफोन करूं तो नाम और नंबर बता दीजिएगा। मैं नहीं बताऊंगी। लो साहब, ये भी खूब रहा। मैं जब आपसे पूछूंगा ही नहीं तो बताने ना बताने का तो सवाल ही कहां पैदा होता है। आवाज मुस्कुराई। आप अजीबो गरीब आदमी हैं। मनमोहन मुस्कुरा दिया। जी हां, कुछ ऐसा ही आदमी हूं। चंद सेकंड खामोशी रही। आप फिर सोचने लगी। जी हां, कोई और बात इस वक्त सूझ नहीं रही थी। तो टेलीफोन बंद कर दीजिए। फिर सही। आवाज किसी कदर तीखी हो गई। आप बहुत रूखे आदमी हैं। टेलीफोन बंद कर दीजिए। लीजिए, मैं बंद करती हूं। मनमोहन ने रिसीवर रख दिया और मुस्कुराने लगा। आधे घंटे के बाद जब मनमोहन हाथ धोकर कपड़े पहनकर बाहर निकलने के लिए तैयार हुआ तो टेलीफोन की घंटी बजी। उसने रिसीवर उठाया और कहा, 44457। आवाज आई, मिस्टर मनमोहन? मनमोहन ने जवाब दिया, जी हां मनमोहन। इरशाद? आवाज मुस्कुराई। इरशाद यह है कि मेरी नाराजगी दूर हो गई है। मनमोहन ने बड़ी शगुफ्तगी से कहा, मुझे बड़ी खुशी हुई है। नाश्ता करते हुए मुझे ख्याल आया कि आपके साथ बिगाड़नी नहीं चाहिए। हां, आपने नाश्ता कर लिया? जी नहीं, बाहर निकलने ही वाला था कि आपका टेलीफोन आ गया। ओह, तो आप जाइए। जी नहीं, मुझे कोई जल्द नहीं है। आज मेरे पास पैसे नहीं है, इसलिए मेरा ख्याल है कि आज नाश्ता नहीं होगा। आपकी बातें सुनकर आप ऐसी बातें क्यों करते हैं? मेरा मतलब है, ऐसी बातें आप इसलिए करते हैं कि आपको दुख होता है? मनमोहन ने एक लम्हा सोचा। जी नहीं, मेरा अगर कोई दुख दर्द है तो मैं इसका आदी हो चुका हूं। आवाज ने पूछा, मैं कुछ रुपए आपको भेज दूं? मनमोहन ने जवाब दिया, भेज दीजिए। मेरे फनांसरों में एक आपका भी इजाफा हो जाएगा। नहीं, मैं नहीं भेजूंगी। आपकी मर्जी। मैं टेलीफोन बंद करती हूं। बेहतर। मनमोहन ने रिसीवर रख दिया और मुस्कुराता हुआ दफ्तर से निकल गया। रात को 10 बजे के करीब वापस आया और कपड़े बदलकर मेज पर लेटकर सोचने लगा कि ये कौन है जो उसे फोन करती है। आवाज से सिर्फ इतना पता चलता था कि जवान है। हंसी बहुत ही मुतरनीम थी। गुफ्तगू से यह साफ जाहिर है कि तालीम याफ्ता और महजब है। बहुत देर तक वो उसके मुतालिक सोचता रहा। इधर क्लॉक ने 11 बजाए, उधर टेलीफोन की घंटी बजी। मनमोहन ने रिसीवर उठाया। हेलो। दूसरी तरफ से वही आवाज आई, मिस्टर मनमोहन? जी हां मनमोहन। इरशाद? इरशाद यह है कि मैंने आज दिन में कई मर्तबा रिंग किया। आप कहां गायब थे? साहब बेकार हूं, लेकिन फिर भी काम पर जाता हूं। किस काम पर? आवारागर्दी। वापस कब आए? 10 बजे। अब क्या कर रहे थे? मेज पर लेटा आपकी आवाज से आपकी तस्वीर बना रहा था। बनी? जी नहीं। बनाने की कोशिश न कीजिए, मैं बड़ी बदसूरत हूं। माफ कीजिएगा, अगर आप वाकई बदसूरत है तो टेलीफोन बंद कर दीजिए। बदसूरती से मुझे नफरत है। आवाज मुस्कुराई। ऐसा है तो चलिए, मैं खूबसूरत हूं। मैं आपके दिल में नफरत नहीं पैदा करना चाहती। थोड़ी देर खामोशी रही। मनमोहन ने पूछा, कुछ सोचने लगी? आवाज चौंकी। जी नहीं, मैं आपसे पूछने वाली थी कि सोच लीजिए अच्छी तरह। आवाज हंस पड़ी। आपको गाना सुनाऊं? जरूर, ठहरिए। गला साफ करने की आवाज आई।
फिर गालिब की ये गजल शुरू हुई। नुक्ताची है गमे दिल, सहगल वाली नई धन थी। आवाज में दर्द और खुलूस था। जब गजल खत्म हुई तो मनमोहन ने दाद दी, बहुत खूब, जिंदा रहो। आवाज शर्मा गई, शुक्रिया, और टेलीफोन बंद कर दिया। दफ्तर के बड़े मेज पर मनमोहन के दिलो दिमाग में सारी रात गालिब की गजल गूंजती रही। सुबह जल्दी उठा और टेलीफोन का इंतजार करने लगा। तकरीबन 2.5 घंटे कुर्सी पर बैठा रहा, मगर टेलीफोन की घंटी न बजी। जब मायूस हो गया तो एक अजीब सी तलखी उसने अपने हलक में महसूस की। उठकर टहलने लगा। इसके बाद मेज पर लेट गया और कूदने लगा। वही किताब जिसको वो मुतअद्दिद मर्तबा पढ़ चुका था, उठाई और वर्क गर्दानी शुरू कर दी। यूं ही लेटे लेटे शाम हो गई। तकरीबन 7 बजे टेलीफोन की घंटी बजी। मनमोहन ने रिसीवर उठाया और तेजी से पूछा, कौन है? आवाज आई, मैं। मनमोहन का लहजा तेज रहा, इतनी देर तुम कहां थी? आवाज लर्जी, क्यों? मैं सुबह से यहां जक मार रहा हूं, नाश्ता किया है ना दोपहर का खाना खाया है, हालांकि मेरे पास पैसे मौजूद थे। आवाज आई, मेरी जब मर्जी होगी तो टेलीफोन करूंगी। आप? मनमोहन ने बात काट कर कहा, देखो जी, ये सिलसिला बंद करो। टेलीफोन करना है तो एक वक्त मुकर्रर करो, मुझसे ये इंतजार बर्दाश्त नहीं होता। आवाज मुस्कुराई, आपकी माफी चाहती हूं, कल से बाकायदा सुबह और शाम फोन आया करेगा आपको। ये ठीक है। आवाज हंसी, मुझे नहीं मालूम था आप इस कदर बिगड़े दिल है। मनमोहन मुस्कुराया, माफ करना, इंतजार से मुझे बहुत कौफ्त होती है। जब मुझे किसी बात से कौफ्त होती है तो अपने आप को सजा देना शुरू कर देता हूं। वो कैसे? सुबह तुम्हारा टेलीफोन ना आया, चाहिए तो यह था कि मैं चला जाता, लेकिन बैठा रहा दिन भर और अंदर ही अंदर कुड़ता रहा। बचपना है साफ। आवाज हमदर्दी में डूब गई। काश मुझसे यह गलती ना होती, मैंने कसदन सुबह टेलीफोन ना किया। क्यों? ये मालूम करने के लिए कि आप इंतजार करेंगे या नहीं। मनमोहन हंसा, बहुत शरीर हो तुम। अच्छा, अब टेलीफोन बंद करो, मैं खाना खाने जा रहा हूं। बेहतर, कब तक लौटिएगा? आधे घंटे तक। मनमोहन आधे घंटे के बाद खाना खाकर लौटा तो उसने फोन किया। देर तक दोनों बातें करते रहे। इसके बाद उसने गालिब की एक गजल सुनाई। मनमोहन ने दिल से दाद दी। फिर टेलीफोन का सिलसिला मुनक़ते हो गया। अब हर रोज सुबह और शाम मनमोहन को उसका टेलीफोन आता। घंटी की आवाज सुनते ही वो टेलीफोन की तरफ लपका। बाज़ औकात घंटों बातें जारी रहती। इस दौरान में मनमोहन ने उससे टेलीफोन का नंबर पूछा, न उसका नाम। शुरू में उसकी आवाज की मदद से तखय्युल के पर्दे पर उसकी तस्वीर खींचने की कोशिश की थी, मगर अब वो जैसे आवाज ही से मुतमईन हो गया था। आवाज ही शक्ल थी, आवाज ही सूरत थी, आवाज ही जिस्म था, आवाज ही रूह थी। एक दिन उसने पूछा, मोहन, तुम मेरा नाम क्यों नहीं पूछते? मोहन ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारा नाम तुम्हारी आवाज है, जो कि बहुत मुतन्नीम है। इसमें क्या शक है? एक दिन वो बड़ा टेढ़ा सवाल कर बैठी, मोहन, तुमने कभी किसी लड़की से मोहब्बत की है? मनमोहन ने जवाब दिया, नहीं। क्यों? मोहन एकदम उदास हो गया। इस क्यों का जवाब चंद लफ्जों में मैं नहीं दे सकता। मुझे अपनी जिंदगी का सारा मलबा उठाना पड़ेगा। अगर कोई जवाब न मिले तो बड़ी कौफ्त होगी।
जाने दीजिए। टेलीफोन का रिश्ता कायम हुए तकरीबन 1 महीना हो गया। बिला नागा दिल में 2 मरतबा उसका फोन आता। मनमोहन को अपने दोस्त का खत आया कि कर्ज का बंदोबस्त हो गया है, 7-8 रोज में वो मुंबई पहुंचने वाला है। मनमोहन यह खत पढ़कर अफसुर्दा हो गया। उसका टेलीफोन आया तो मनमोहन ने उससे कहा, मेरी दफ्तर की बादशाही अब चंद दिनों की मेहमान है। उसने पूछा, क्यों? मनमोहन ने जवाब दिया, कर्ज का बंदोबस्त हो गया है, दफ्तर आबाद होने वाला है। तुम्हारे किसी और दोस्त के घर में टेलीफोन नहीं? कई दोस्त हैं जिनके टेलीफोन है, मगर मैं तुम्हें उनका नंबर नहीं दे सकता। क्यों? मैं नहीं चाहता तुम्हारी आवाज कोई और सुने। वजह? मैं बहुत हासिद हूं। वो मुस्कुराई। ये तो बड़ी मुसीबत हुई। क्या किया जाए? आखिरी दिन जब तुम्हारी बादशाहत खत्म होने वाली होगी, मैं तुम्हें अपना नंबर दूंगी। ये ठीक है। मनमोहन की सारी अफसुर्दगी दूर हो गई। वो उस दिन का इंतजार करने लगा कि दफ्तर में उसकी बादशाहत खत्म हो। अब फिर उसने उसकी आवाज की मदद से अपने तखवीउल के पर्दे पर उसकी तस्वीर खींचने की कोशिश शुरू की। कई तस्वीरें बनी, मगर मुतमईन न हुआ। उसने सोचा, चंद दिनों की बात है। उसने टेलीफोन नंबर बता दिया तो वो उसे देख भी सकेगा। इसका ख्याल आते ही उसका दिलो दिमाग सुन्न हो जाता। मेरी जिंदगी का वो लम्हा कितना बड़ा लम्हा होगा जब मैं उसको देखूंगा। दूसरे रोज जब उसका टेलीफोन आया तो मनमोहन ने उससे कहा, तुम्हें देखने का इश्तियाक पैदा हो गया है। क्यों? तुमने कहा था कि आखिरी दिन जब यहां मेरी बादशाहत खत्म होने वाली होगी तो तुम मुझे अपना नंबर बता दोगी। कहा था। इसका यह मतलब है तुम मुझे अपना एड्रेस दे दोगी, मैं तुम्हें देख सकूंगा। तुम मुझे जब चाहो देख सकते हो, आज ही देख लो। नहीं नहीं, फिर कुछ सोचकर कहा, मैं जरा अच्छे लिबास में तुमसे मिलना चाहता हूं। आज एक दोस्त से कह रहा हूं, वो मुझे सूट दिलवा देगा। वो हंस पड़ी। बिल्कुल बच्चे हो तुम। सुनो, जब तुम मुझसे मिलोगे तो मैं तुम्हें एक तोहफा दूंगी। मनमोहन ने जज्बाती अंदाज में कहा, तुम्हारी मुलाकात से बढ़कर और क्या तोहफा हो सकता है? मैंने तुम्हारे लिए एक्सकटा कैमरा खरीद लिया है। ओह, इस शर्त पर दूंगी कि पहले मेरा फोटो उतारो। मनमोहन मुस्कुराया। इस शर्त का फैसला मुलाकात पर करूंगा। थोड़ी देर और गुफ्तगू हुई। इसके बाद उधर से वो बोली, मैं कल और परसों तुम्हें टेलीफोन नहीं कर सकूंगी। मनमोहन ने तशवीश भरे लहजे में पूछा, क्यों? मैं अपने अजीजों के साथ कहीं बाहर जा रही हूं। सिर्फ 2 दिन गैर हाजिर रहूंगी, मुझे माफ कर देना। ये सुनने के बाद मनमोहन सारा दिन दफ्तर ही में रहा। दूसरे दिन सुबह उठा तो उसने हरारत महसूस की। सोचा कि ये इज़्मी हलाल शायद इसलिए है कि उसका टेलीफोन नहीं आएगा। लेकिन दोपहर तक हरारत तेज हो गई। बदन तपने लगा, आंखों से शरारे फूटने लगे। मनमोहन मेज पर लेट गया। प्यास बार बार सताती थी। उठता और नल से मुंह लगाकर पानी पीता। शाम के करीब उसे अपने सीने पर बोझ महसूस होने लगा। दूसरे रोज वो बिल्कुल निढाल था। सांस बड़ी दिक्कत से आता था। सीने की दुखन बहुत बढ़ गई थी। कई बार उस पर हिज़यानी कैफियत तारी हुई। बुखार की शिद्दत में वो घंटों टेलीफोन पर अपनी महबूब आवाज के साथ बातें करता रहा। शाम को उसकी हालत बहुत ज्यादा बिगड़ गई। धुंधलाई हुई आंखों से उसने क्लॉक की तरफ देखा। उसके कानों में अजीबो गरीब आवाजें गूंज रही थी।
जैसे हजार था टेलीफोन बोल रहे हैं, सीने में घुंघरू बज रहे हैं, चारों तरफ आवाजें ही आवाजें थी। चुनांचे जब टेलीफोन की घंटी बजी तो उसके कानों तक उसकी आवाज ना पहुंची। बहुत देर तक घंटी बजती रही। एकदम मनमोहन चौंका। उसके कान अब सुन रहे थे। लड़खड़ाता हुआ उठा और टेलीफोन तक गया। दीवार का सहारा लेकर उसने कांपते हुए हाथों से रिसीवर उठाया और खुश्क होठों पर लड़की जैसी जबान फेर कर कहा, हेलो। दूसरी तरफ से वो लड़की बोली, हेलो मोहन। मोहन की आवाज लड़खड़ाई, हाँ हाँ मोहन, जरा ऊंची बोलो। मनमोहन ने कुछ कहना चाहा, मगर वो उसके हलक में ही खुश्क हो गया। आवाज आई, मैं जल्दी आ गई, बड़ी देर से तुम्हें रिंग कर रही हूं, कहां थे तुम? मनमोहन का सर घूमने लगा। आवाज आई, क्या हो गया है तुम्हें? मनमोहन ने बड़ी मुश्किल से इतना कहा, मेरी बादशाहत खत्म हो गई है आज। उसके मुंह से खून निकला और एक पतली लकीर की सूरत में गर्दन तक दौड़ता चला गया। आवाज आई, मेरा नंबर नोट कर लो, 50-314 50-314, सुबह फोन करना। यह कहकर उसने रिसीवर रख दिया। मनमोहन औंधे मुंह टेलीफोन पर गिरा। उसके मुंह से खून के बुलबुले फूटने लगे।